नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने लेसन नंबर 7 पढ़ा था, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आज हम उसी पाठ के मुख्य मुख्य शब्दार्थ, उनके अर्थ और याद रखने योग्य बातें पढ़ेंगे और इसके पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेसन। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आपको ध्यान रखना भाई, 1448 में गुटेनबर्ग ने बाइबल को छापा था अपने प्रिंटिंग प्रेस से। 1508 में इरेस्मस नामक व्यक्ति ने एड जेजज नामक पुस्तक को छापा था। 1517 में मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में सुधार के लिए इसने आंदोलन किया था। इसी के कारण बाद में प्रोटेस्टेंट नामक ईसाई धर्म में शाखा बनी थी। उस व्यक्ति लूथर ने धर्म सुधार पर 95 में अपने विचार बोलते हैं थीसिस वो लिखे थे। अब आती है बात इंडिया की। इंडिया में प्रेस का जनक कौन है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। हिक्की का ध्यान रखना भाई, इसे भारत में अखबारों का जनक बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन प्रेस जेम्स ऑगस्ट हिक्की। इसने क्या किया? इसने इंडिया में सबसे पहले 1780 में बंगाल गजट नामक अखबार निकाला था। सन 1820 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कंट्रोल बिल को पास किया था। कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट ने 1820 में। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार चलाया था। ये अखबार आप ध्यान रखना भाई, बांग्ला भाषा में अखबार था। ये बांग्ला भाषा में व बंगाली भाषा में अखबार था। ठीक है, ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ अखबार है। ये कौन सा? संवाद कौमुदी बंगाली। ठीक है। 1820 में गुजराती भाषा में समाचार पत्र बम्बई में छापा गया था 1822 में। फिर है पांडुलिपि। क्या होती है पांडुलिपि? क्या होती है? वह हस्तलिखित लेख, मतलब हाथों से लिखे हुए लेख। किसके ऊपर? पत्तों पर। ताड़ का वृक्ष होता है, उसके पत्तों पर जो लेख लिखा होता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। खुशनवीसी। खुशनवीस नाम से ध्यान पड़ रहा है भाई, अच्छी बात होगी, मतलब अच्छा लिखने वाले, हाथों से बड़े सुंदर सुंदर सुडोल अक्षर में लिखने वाले व्यक्ति को बोलते थे खुशनवीसी बोलते हैं। अब है डायमंड सूत्र। क्या है? ये किताब है। ये तो 868 ईस्वी में जापान के अंदर छापी गई थी। वेलम क्या है? वेलम के बारे में अपने कल भी बात कर चुके थे। ये जानवरों के चमड़े से बने कागज पर लिखने की कला है, वेलम। ठीक है, जो चमड़ा होता है जानवर का, उसके ऊपर लिखते हो। मतलब जब किसी जानवर के चमड़े को इस लायक बना दे कि आप उस पर कुछ लिख दो तो वो चमड़ा कहलाएगा वेलम। ठीक है। प्लाटेन क्या है? लेटर प्रेस, छपाई में एक बोर्ड जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। मतलब एक तरह से प्लेटन क्या होता है? जिस अखबार पर आप छापना हो तो उसका एक बोर्ड होता है, इस पर क्या दबाव डालोगे तो वो अक्सर छप जाते हैं। ये पहले एक काम हुआ करता छपाई के लिए। कंपोजिटर, तो ये क्या करता है? ये छपाई के लिए कंपोज करने वाला व्यक्ति होता है। गैली धातुई फ्रेम, इसमें टाइप छाकर वो पेज तैयार किया जाता है। ठीक है। गाथा क्या होती है? गीत या लोकगीत जिसमें हमारे ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में हमें बताया जाए, उसे बोलते हैं गाथा। इक्विजिशन, ये क्या होती है? ये धर्म की अदालत होती है। इसमें दूसरे जो मान अन्य व्यक्ति हैं जो धर्म की बुराई कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिए ईसाई धर्म के अंदर ये अदालत बनाई गई थी। निरंकुशवाद, निरंकुश क्या होती है? राज्य के कार्यों ऐसी व्यवस्था जिनमें क्या है, एक व्यक्ति कानून की पालना नहीं करता हो और वो बिना किसी कानून के अपना शासन चला रहे हो, उसे बोलते हैं निरंकुशवाद। उलेमा क्या होते हैं? इस्लामी कानून का विद्वान। फतवा क्या होती है? इस्लामी जो विद्वान होते हैं, मुफ्ती होते हैं, उनके द्वारा जब अपने खुद की ओर से कानूनी घोषणा की जाए, मतलब ये घोषणा सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों पर लागू होती है। पंचांग, चांद सूरज की गति, लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारी देने वाला वार्षिक प्रकाशन, मतलब कैलेंडर बोलते हैं ना पंचांग। देखो
जनवरी फरवरी वाले मंथ है सब कैलेंडर बोलते हो, जो चैत्र वैशाख वाले जिसमें मुहूर्त निकलते हैं उसे बोलते हैं पंचांग बोलते हैं। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। विद्यार्थियों याद रखना, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पूछा जाता है। और लास्ट क्या है, मार्को पोलो ने 1295 में चीन से अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी ले गया था। अब करते हैं इस पाठ के पाठ्य प्रश्न पाठ्य पुस्तक से। तो पहले अपने प्रश्न नंबर 1 पढ़ लेंगे, उसके बाद उनके उत्तर करेंगे। पहले आप ये लाइनिंग है पढ़ना है, उसके बाद उन लाइनों के बारे में विस्तार से बताना है। मतलब इसमें वो प्रश्न नहीं है क्यों, कब, कैसे, किसे कहते हैं, वो नहीं। इसमें सिंपल लाइन दी हुई है, ये बातें सच है और इन बातों को आपको विस्तार से बताना है। पहली बात, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छिपाई यूरोप में 1295 बाद आई। दूसरी बात है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने खुलेआम इसकी प्रशंसा की थी। तीसरी बात, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य प्रतिबंधित किताबों की लिस्ट बना दी। चौथी है, महात्मा गांधी ने कहा था स्वराज्य की लड़ाई में अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। चल एक एक बात करते हैं। पहले बात करते हैं यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कब आई, कैसे आई, करते वक्त 1295 में यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं थी। तो 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोज यात्री, विद्यार्थियों ध्यान रखना, मार्को पोलो है वो इटली का व्यक्ति था। कहाँ का था? इटली, जो कंट्री है इटली यूरोप के अंदर, वहाँ का था ये व्यक्ति मार्को पोलो। ये चीन में काफ़ी साल बिताने के बाद इटली पहुँचा। कब? 1295 में। तो ये अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान भी साथ ले गया था। इसने वह इटली भाषा में तख्ती की छपाई से किताबें बनाई और ये तकनीक बाद में यूरोप में फैल गई। इस तरह यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई थी 1295 बाद। 1295 तक कुलीन वर्ग, पादरी, भिक्षु छपाई वाली पुस्तकों को धर्म विरुद्ध, गलत और सस्ती माना करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये भी उस प्रिंटिंग को महत्व देने लग गए। फिर है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था भाई, क्योंकि इसने धर्म सुधार आंदोलन के विचारों का उससे प्रसार किया। इसने माना भाई अगर प्रिंटिंग नहीं होती तो उसके विचारों का प्रसार होता। मुद्रण ने लोगों में नया बौद्धिक माहौल बनाया। न्यू टेस्टामेंट लूथर के तर्जुम या अनुवाद में 5000 प्रतियाँ कुछ ही हफ्तों में बिक गई थी। तीसरे महीने में सेकंड एडिशन भी निकालना पड़ा था। इसने मुद्रण की प्रशंसा की, प्रिंटिंग की प्रशंसा तारीफ की है। मुद्रण ईश्वर की दी महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तीसरा है, छपे हुए, जो तीसरा कर रहे हैं हम इस प्रश्न की, थर्ड प्रश्न पढ़ा था हमने, छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। उन किताबों के आधार पर उन्होंने बाइबल के नए अर्थ निकालना शुरू किए। रोमन के चर्च के बारे में विरोध होने लगी। धर्म के बारे में किताबों में सवाल उठाए गए और रोमन चर्च ने प्रकाशकों, पुस्तकों, विक्रेताओं की पाबंदी लगाई। 1558 में इन पर प्रतिबंध सूचियाँ वो रखने लग गए। फिर महात्मा गांधी प्रश्न वही पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं भाई प्रेस अभिव्यक्ति की लड़ाई है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तीनों आज़ादियों दबाने को, मतलब जो अंग्रेज है वो सरकार, वो प्रेस को, अभिव्यक्ति को, लोगों की एक सामूहिकता भावना दबा रहे थे और लोगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पत्र पत्रिकाओं की वास्तव व्यक्त करने आज़ादी और वो अपने कानून से दबा रहे थे। इसलिए गांधी जी ने इन तीनों आज़ादियों के लिए संघर्ष को ही स्वराज्य की लड़ाई कहा है। अब कुछ टिप्पणियाँ हैं। पहली टिप्पणी गुटेनबर्ग की प्रेस पर। दूसरी, छपी किताबों इरेस्मस के विचार। तीसरा, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट। विद्यार्थियों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ढंग से पढ़ना। पहले कहता था गुटेनबर्ग प्रेस की। गुटेन में क्या था, व्यापारी का बेटा था जो बड़ी रियासतों से, मतलब अच्छे ढंग से पढ़ा था। उसने बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखी और बड़ा होने पर अपने पत्थरों की पालिश करने कला, सोने और शीशे की इच्छित आकृतियां गढ़ने में निपुणता हासिल की थी। अपने इस ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके उसने 1448 एक मशीन बनाई। इसमें एक स्क्रू से लगा हैंडल था, मतलब एक बड़ा सा हैंडल लगा दिया जो उसको एक नट से इसमें बांध रखा था। इसे एक घुमाकर प्लेटन को गीले कागज दबाते गुटेनबर्ग ने रोमन वर्म तहत 26 अक्षरों के टाइप के लिए अक्षर बनाए और ऐसी जुगाड़ बनाया कि उन्हें इधर उधर घुमा सके। अतः इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन भी कहते हैं, मतलब इधर उधर घुमाने वाली टाइप मशीन। वह सबसे पहले किताब छपी कौन सी? बाइबल, जिसकी 180 प्रतियां छापने में उसे 3 साल लगे थे। यह उस जमाने की सबसे तेजी से छपने वाली किताब थी। इस तरह गुटेनबर्ग प्रेस मुद्रण और छपाई क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन का एक प्रतीक बन गया।
अब इरेस्मस के विचार, लैटिन विद्वान है, कैथोलिक धर्म सुधारक है। उसने अपनी पुस्तक एड जेजस, मतलब वही ये किताब इरेस्मस लिखी है, एड जेजस। इस किताब में उसने कहा पुस्तकें भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह, दुनिया का कौन सा कोना ऐसा है जहाँ पुस्तकें नहीं जाती हो सकता जहाँ जहाँ एक आध जान लायक चीज़ बताए, ऐसा तक हिस्सा तो विद्वानों को हान करके है, बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी बुरी है। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ किताबों से नहीं बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्री का किताब छापते हैं। इनकी इससी तादाद हो गई है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी खत्म हो गया। इरेस्मस की छपी किताबें इस तरह विचारों से प्रतीत होता है कि वे छपाई की बढ़ तेजी और पुस्तकों के प्रसार से उन्हें भय था, जो डर था कि उसके बुरे प्रभाव लोगों पर ना पड़े, कि लोग अच्छे साहित्य के बजाय बेकार किताबें अधिक पढ़ते हैं। फिर ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इस कानून को 1878 में लागू किया गया। 1875 के बाद के विद्रोह के जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद समर्थन में आए, त्यों त्यों सरकार उनको नियंत्रण करके प्रस्ताव लाई। इसी का परिणाम था 1878 में आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 को आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसने सरकार को भाषाई पर छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का हक मिल गया। किसी भी रिपोर्ट को ये बागी कहते या कहते रिपोर्ट सही नहीं है तो अखबार को पहले वार्निंग मिलती, और उस वार्निंग के बाद अखबार ना सुधरे तो उस अखबार को जब्त कर लेते, उस मशीन छीन लेती। इस तरह ये प्रेस एक्ट देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए लाया था। प्रश्न नंबर 3, 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति प्रसार के लिए इनके क्या मतलब? पहले महिलाएं, गरीब जनता और समाज सुधार। करते बात पहले महिलाओं की। महिलाएं 19वीं सदी में भारत की मूल संस्कृति ने महिलाओं में पढ़ाई को बढ़ावा दिया। महिलाओं की जिंदगी और भावनाओं पर लिखा जाने लगा। महिलाओं का पढ़ना आसान हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को पढ़ा रहे थे। 19वीं सेंचुरी जब ये बड़े हुए तो छोटे स्कूलों में, छोटे शहरों में स्कूल बन गए। अब उन्हें स्कूल भेजने लगे। कुछ पत्रिकाएं महिलाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा को बार बार उनको लिखा। इन पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम छपता और पाठ्य सामग्री जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए हो सकता था, लेकिन परंपरावादी हिंदू व दक्यानुसी मुसलमान महिला की पढ़ाई के खिलाफ थे तो इस पर प्रतिबंध लगा रहे थे। फिर भी बहुत सारी महिलाओं ने विरोध के बावजूद क्या है पढ़ना लिखना जारी रखा। बंगाल में 19वीं सेंचुरी प्रारंभ में कट्टर परिवार रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिपकर पढ़ाई उसने जारी रखी। बाद में उसने अमर जीवन नामक पुस्तक लिखी, मतलब ये किताब उस रेशम सुंदरी ने लिखी है। ये बंगला भाषा में छपने वाली पहली क्या है आत्मकथा। ये प्रश्न बनता है बढ़िया। उसके बाद कैलाश बासनी ने महिलाओं का अनुभव लिखा। ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जातियों के नारियों की हालत के बारे में लिखा। इस तरह मुद्रण ने महिलाओं की दशाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा जाने लगा। फिर गरीब जनता 19वीं सेंचुरी में मद्रास शहर में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे बिक रही थी। इनसे गरीब लोग भी अब इन्हें खरीद कर पढ़ रहे थे। इसने साक्षरता को बढ़ावा दिया और गरीब जनता में पढ़ने की भावना को जगाया। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में लिखना जाने लगा। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचार में लिखा। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना की। नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुना और लोकप्रिय किताबें छपने लगी। गरीब जनता भी ऐसी किताबों में रुचि ले रही थी। इस तरह मुद्रण के प्रसार ने गरीब जनता की पहुंच में आकार उनमें नए सोच को जन्म दिया। मजदूरों को नशाखोरी कम की और पढ़ाई का रुझान बढ़ा और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फिर समाज सुधारकों में किताबों का क्या हालत हुई? तो 19वीं सेंचुरी में मुद्रण संस्कृति प्रसार ने सुधारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने अपने लेखन और मुद्रण से जनता को समाज में बुराइयों से लड़ने के बारे में बताया। 19वीं सेंचुरी में जाति धर्म के बारे में तरह तरह की पुस्तकें और निबंध लिखे जाने लगे। निबंध जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने ये गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। ज्योतिबा फुले ने इस किताब में उन्होंने जाति प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा है इस किताब में। बाद में भीमराव अम्बेडकर, पेरियार जैसे सुधारकों ने जाति पर जोधा कलम चलाई, नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुना और उन्होंने किताबें और पत्रिकाएं लिखी। इस तरह सुधारकों ने मुद्रण संस्कृति के प्रसार में एक न्यायपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्रश्न है चर्चा करें। 18वीं सेंचुरी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लग रहा था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत होगा और ज्ञान का उदय होगा? तो क्यों लगा? क्योंकि पहले के लोग मानते हैं किताबें दुनिया चेंज कर सकती है और अंत की राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। इन लोगों को माना था
किताबों में पढ़ने के प्रति जागरूकता दिन बढ़ रही है। अब कम शिक्षित लोग भी किताबों के माध्यम से दार्शनिकों, लेखकों और चिंतकों के बारे में बता रहे हैं। पुराने मानव सुधार होगा, बुद्धि और विवेक का मोल बढ़ेगा। विभिन्न विद्वानों का विचार पढ़कर लोग अपने मान्यता खुद बनाएंगे। फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने घोषणा की, छापा खाना प्रकृति का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यास में नायक अक्सर किताबें पढ़कर चयन होते हैं। इसी तरह बहुत से लोग मुद्रण संस्कृति की भूमिका के प्रति आश्वस्त थे कि इनसे निरंकुशवाद का अंत होगा और ज्ञान का उदय होगा। प्रश्न नंबर 2, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर टेंशन में क्यों थे? यूरोप और भारत से एक उदाहरण दीजिए। क्यों टेंशन थे? क्यों? देखो, इनका मानना था कि लोगों पर असर क्या होगा। भय था कि छपी किताबों का नियंत्रण नहीं होगा तो ये लोगों में बागी और धार्मिक विचारधाराएं ले आएंगे। इससे मूल्यवान साहित्य की सत्ता नष्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए यूरोप में लैटिन विद्वान कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस में लिखते हैं, किताबें मक्खियों की तरह हैं, दुनिया में कहीं जो आपको वक्ता मिल जाएगी और इसमें पढ़ने लायक चीज़ बहुत कम होगी। अधिकांश किताबें क्या है, बेकार ढेर है। इसमें जो किताब छापने वाले हैं वो अपने बकवास, बेवकूफ़ी नुमा, धर्म विरोधी अज्ञान षड्यंत्रों को लिख रहे हैं और इससे क्या है, मूल्यवान साहित्य खत्म हो रहे हैं। उसी तरह भारत में दक्षिणी मुसलमानों को मान्यता कि औरतें उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर बिगड़ जाएगी। वह देखकर हिंदू मानते हैं किताब पढ़ने से करने विधवा हो जाएगी। ये थे विचार पुराने लोगों के। फिर प्रश्न नंबर 3, 19वीं सदी के में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति क्या असर हुआ? तो गरीब जनता बहुत असर पड़ा कि देखो, मद्रास के शहरों में सब चौराहों पर सस्ती किताब बिक रही थी जिनसे गरीब लोग भी अब उन्हें खरीद कर ले जा रहे थे। गरीबी, जातीय भेदभाव और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत सारे लेटर लिख रहे थे। इनका प्रभाव जनता पड़ा। जबकि फुल्ले और पेरियार ने जाति पर कलम चलाई, उनका लेख पर भारत पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने प्राचीन धर्म ग्रंथ आलोचना की और नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने में किताबों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानपुर के मील मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जाति और वर्ग शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। बंगाल के सूती मिल मजदूर ने खुद को पढ़ा लिखा करने ख्याल से पुस्तकालय बनाए। उनकी मूल खुशी यह थी कि मजदूरों के बीच में नशा कम हो और पढ़ाई लिखे बढ़ावा दे। उन तक राष्ट्रवाद का संदेश है। इस तरह गरीब जनता पर क्या है, इसका असर पड़ा। प्रश्न नंबर 4, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या सहायता की? नंबर 1, बहुत सारे धर्म सुधारकों ने समाज में व्यापक अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश किया जिससे लोगों में चेतना आई। जातिवादी, महिला शोषण, मजदूरों के दयनीय कंडीशन लिखा गया। इससे जनमानस में अपनी खराब कंडीशन को समझ हेल्प मिली। 1870 के टाइम में पत्र पत्रिका में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणियां करते बहुत सारे कार्टून छापे गए। कुछ ने शिक्षित भारतीयों के पोशाकों और पश्चिमी रुचियों का मजाक भी उड़ाया। राष्ट्रवाद लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रण का सहारा लिया। खुलेआम चोरी छिपे राष्ट्र विचारों और लेख प्रकाशित होने लगे जिससे आम जनता तक ये पहुँच रहे थे। अंधविश्वासों, सामाजिक समस्याओं के साथ विदेशी राज पर सवाल उठाए गए और भारत में गरीब जनता की परेशानियों और पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सत्ता कोसा गया। इस तरह मुद्रण ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह आज हमारा लेसन नंबर 7 पूरा हो चुका है। अब विद्यार्थी अपना पाठ रहा है हिस्ट्री में 1 और अंतिम पाठ हम हिस्ट्री में कल करेंगे और गुरुवार या शुक्रवार से अपने भूगोल को स्टार्ट करेंगे। तो विद्यार्थियों आपको सहयोग ऐसे बढ़ा रहे, इसी तरह पढ़ते रहें और आपका यूं ही सिलेबस चलता रहे। जब भी स्कूल खुले तो आपके नोट्स आप पढ़ाई में सहायक होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो इसी आशा विश्वास के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।